चुका था, ठीक ना। अब देखिए पादपों में श्वसन, मानव में श्वसन हो गया, पादपों में हो गया था, ठीक ना। मानव में श्वसन जो था क्लियर है। अब देखिए पादपों में श्वसन, ठीक ना, उससे स्टार्टिंग हो रहा है। देखिए भाई पादपों में श्वसन, मत पादपों में श्वसन देखिए, यानी पादप की श्वसन क्रिया कैसे कैसे करते हैं। पादप जो हमारे पेड़ पौधे वो भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। बस यानी गैसों का भी उनमें भी होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें भी होती है। बात समझ वो कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को जानना है कि पादप आपकी गैस का आदान प्रदान कैसे करते हैं। आखिर कौन ऐसा उनमें संरचना है जो कि गैस को आदान प्रदान, गैस को एक्सचेंज यानी गैस को अदला बदली करता है, ठीक ना, और कैसे करते हैं। बात समझ में ना, उसका नाम क्या है, ठीक ना है। बस ये सब लोग पढ़ने वाला है, ठीक ना। देखिए और इनसे फायदा क्या है। देखो पादपों में श्वसन, तो पादप में श्वसन क्या है, पादप द्वारा श्वसन की दिन, पादप है जो श्वसन का दिन रात होता है। पादप में श्वसन क्या दिन, पादप जो है रात में, दिन में भी श्वसन क्रिया करते हैं और रात में भी करते हैं, ठीक ना। अब मानव दिन और रात दोनों करता है कि नहीं श्वसन, मानव भी दिन रात श्वसन करता है। कोई भी ऐसा जीव है पृथ्वी पर जो कि दिन रात श्वसन ना करो वो मर जाएगा। बात समझ में है ना। प्रत्येक जीव का दिन और रात श्वसन करते हैं, ठीक ना। बस वो सोए हो चाहे बैठे चाहे उठो चाहे जागो, ठीक ना, सब श्वसन करते हैं उस समय। तो पादप भी वैसा ही श्वसन करता है दिन और रात, ठीक ना। तो जब दिन में श्वसन करता है उसमें सूर्य के प्रकाश मौजूद है, देखा सनलाइट उसमें रहता है दिन के समय। तो क्या करते हैं उस समय जब सूर्य के प्रकाश रहती है तो उसमें वो उसमें क्या होता है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है जो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना। उसको रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है उसको, ठीक ना। सौर ऊर्जा आती है, जो प्रकाश से ऊर्जा मिलती है पत्ती को, कौन सा किस रूप में होती है, तो सौर ऊर्जा मिलती है। और उसको क्या चीज में बदला जाता है, क्लोरोफिल द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा किस रूप में बदला जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है और किसी में रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है, ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि पादप में जो श्वसन क्रिया होती है, ठीक ना, दौरान क्या होता है CO2 को गैस को ग्रहण कर लिया जाता है तथा O2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक ना। तो ये देखो जब रात के समय होती है तो पौधे क्या करते हैं, रात्रि समय पौधे क्या करते हैं, CO2 को क्या, दिन के समय का CO2 को उनको भोजन बनाना होता है। आप पढ़ी है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए CO2 का एकदम जरूरी है। CO2 नहीं रहे, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। केवल खाली प्रकाश से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, उसमें क्या CO2 चाहिए, ठीक ना। तो दिन के समय CO2 क्या करते हैं, पौधे लेते हैं, और रात्रि के समय का उस समय दिन में क्या करते हैं, CO2 को O2 यानी ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक ना। यानी पौधे जो होते हैं बाबू वो क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और O2 को बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में ना। और यही चीज रात में, यही क्रिया रात में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आखिर रात में क्रिया उल्टा होती क्यों है, ये हमको समझना है। क्योंकि उस समय सनलाइट क्या होता है, प्रकाश सनलाइट सूर्य रहता नहीं है, सूर्य रहता है नहीं है, रात्रि के समय सूर्य नहीं उगता है। उस समय क्या होता है कि ये क्रियाएं उल्टा होने लगती है, ठीक ना। उस समय क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ने लगते हैं और CO2 को ऑक्सीजन का ग्रहण करने लगते हैं। यही कारण है कि बोला जाता है, बड़ बुजुर्ग द्वारा समझाया जाता है बच्चों को कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो रात के समय छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक पदार्थ है। बात समझ में ना, ठीक है। देखो और यही बात, इसमें यही बात आपको लिखा गया, नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक ना। पर देखो यही कारण है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे का नहीं सोना चाहे बैठना चाहिए। बात समझ में ना। देखो ये होता क्यों है, देखो जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधा वायु जो हमारा वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उससे क्या करता है, ये CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। देखो जैसे सनलाइट है, या फिर सनलाइट प्रेजेंट है कि नहीं, सूर्य है कि नहीं, तो जब सूर्य है तो दिन के समय है, सूर्य है, ठीक है। क्योंकि रात के समय सूर्य नहीं होता है। बात समझे ना। तो दिन के समय ये सूर्य उगा हुआ है तो CO2 दिन के समय ये क्या करेगा, पौधा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। और कहाँ से ले रहा है, तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, ये हमारा खुला वातावरण है, ठीक ना। इसमें सारे गैस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे गैस प्रेजेंट होते हैं। बात समझ लो। उसमें से ये क्या करता है, CO2 को क्या करता है, CO2 को ग्रहण कर लेता है, O2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, बाहर आया, और कार्बन डाइऑक्साइड दिन में कहाँ गया, पत्ती के अंदर गया और उससे क्या CO2 बाहर निकला। बात समझ में ना। तो देखो और फिर यही जबकि ये मानव में देखा जाए, ये क्रिया मानव में देखा जाए तो मानव में क्रिया उल्टा हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस और मानव और पादप के आधार पर ये बोला जा सकता है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पादप और मानव एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, निर्भर है, क्या है, आश्रित है कि नहीं है। क्योंकि देखो जो काम पौधा कर रहा है
जो काम पौधा रात में जो हमारा हानिकारक है, जो हमारे लिए क्या हानिकारक है, उसको वातावरण से साफ करने का काम कौन कर रहा है? पादप कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं, ठीक ना। और हमको वातावरण को शुद्ध कौन कर रहा है? तो पादप ही कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और CO2 को, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो हुआ कि नहीं, पादप हमारा वातावरण का सुरक्षा करने में कहीं ना कहीं क्या पेड़ पौधा का भी मदद है, बात है, हेल्प है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, जबकि मानव हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, CO2 को लेते हैं, ठीक ना। तो देखो, अगर पादप CO2 नहीं ग्रहण करे, पादप CO2 ग्रहण नहीं करे तो क्या होगा? O2 नहीं निकलेगा, भोजन नहीं बनेगा, CO2 ग्रहण नहीं, इसको CO2 नहीं मिलेगा तो O2 ग्रहण नहीं कर, O2 नहीं देगा। अब जब मानव और O2 ग्रहण नहीं करेगा तो CO2 नहीं देगा, हुआ कि नहीं बात। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि अगर पेड़ पौधा इस पृथ्वी पर से पूरा पेड़ पौधा को समाप्त कर दिया जाए, यानी पूरा पेड़ पौधा को विनाश कर दिया जाए, पेड़ पौधा हटा दिया जाए, तो मानव का और किसी भी जीव जंतु का इस पृथ्वी पर जीना संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ही इतना आपके वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा ना कि आप इस पर जी नहीं पाइएगा, बात समझ। क्योंकि हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी हानिकारक गैस होता है, बात समझे ना, ठीक ना। जो पूरा ये वातावरण हीट होता है, जो गर्म होता है, उष्मा जो निकलता है, उष्मा प्रदान कौन करता है? CO2 से ही हम क्या होते हैं, हमारे जो पृथ्वी होती है क्या होती है? हीट होती है, गर्म होती है, ठीक ना। 0.03 है परसेंटेज वातावरण में CO2 का, तब इतना क्या होता है, हमारा पृथ्वी गर्म हो जाती है, बात समझ में ना। आज समझो 1% हो जाएगा तो पृथ्वी आग बबूला हो जाएगी, ठीक ना, आदमी गलने लगेगा। तो देखो, एक दूसरे पर ये निर्भर है, बात समझ में ना। और पादपों में श्वसन बाबू 3 तरीका से होता है, कौन कौन? पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा। तो इसके अगले क्लास में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। बस ऐसा आप नोट करिए। तो श्वसनीय श्वसनीय हो गया था, ठीक ना। अब देखो हम लोग अगला भाग क्या है, हम लोग का भी रह गया कुपिका। क्या रह गया था? कुपिका। तो फेफड़ा के बारे में बताता हूँ। फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा आपका कुछ होता नहीं है। फेफड़ा जैसे कि आप घर पे आपके टंकी लगा होता है पानी वाला, देखे ना, 500 लीटर 50 लीटर 500 1000 लीटर वाला टंकी लगा होता है, उसी प्रकार हम लोग का फेफड़ा है, बात समझ में ना। फेफड़ा का प्रकार क्या है? वायु को भरने के लिए एक टंकी है, बस क्या है, एक प्रकार का टंकी है, ठीक ना, जिसमें वायु जाकर क्या होता है, भरता है, बात समझ में है ना। वायु को स्टोर कर लेता है। और आपने ग्रसनी देख लिया था, नाक के बारे में, मुंह के बारे में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपका है फेफड़ा में पाए जाने वाला एक संरचना जो होता है, उसका नाम है कुपिका। क्या है? कुपिका। तो कुपिका द्वारा क्या होता है? कुपिका द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो कुपिका द्वारा होता है, ठीक ना। यानी जो फेफड़ा में जो संरचना पाई जाती है, ठीक ना, जो श्वसनिकाएं होती है, श्वसनिकाएं में से संरचना जो निकला रहता है, उसका नाम क्या है? कुपिका। तो उस कुपिका द्वारा ही क्या होता है आपका? गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। तो उसके बाद देखो, उसी कुपिका में, उसी कुपिका के पास क्या होता है? क्या होता है? आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाएं, बात समझ में ना। और इस लाल रुधिर कोशिका जो कोशिका है, ठीक ना, लाल रुधिर जो कोशिका है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक ना। एक वर्णन पाया, जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अगर आप देखो तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, बात क्या है? एक प्रकार का वर्णक है, वो रक्त नहीं है, वो रक्त नहीं है। जिस प्रकार, ठीक ना, देखिए, जिस प्रकार आपको प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाया जाता है कि पौधे का जो पत्ती होती है उसका रंग कैसे हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल एक प्रकार का होता है, उसमें वर्णक होता है, बासन जो कि उस पत्ती का रंग प्रदान करता है। उसी प्रकार हमारे रुधिर में भी, यानी रक्त यानी खून में भी क्या होता है? एक वर्णक होता है, जिसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। उसी कारण से हमारा ब्लड क्या होता है? लाल दिखाई पड़ता है, बात समझ में ना। और कोई बात नहीं है, ठीक है। और हमारा वो हीमोग्लोबिन में कोई रुधिर वगैरह नहीं है, रुधिर वो नहीं, वो क्या है? एक वर्णक है जो कि खून को लाल कर देता है, जो हमारे ब्लड है ना उसका लाल दिखने में मदद करता है, बात समझ में है ना, बात समझ में है। चलिए अब यहाँ पे देखो, तो आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक है, ना कि ब्लड है, बात समझ में है ना। ये हमारा आरबीसी क्या है? प्रकार का रेड ब्लड सेल होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, बात समझ में है ना। चलिए तो देखो, आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है, यही बात लिखा गया, पाया जाता है, जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देती है। देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि CO2 को शरीर में क्या करता है? शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन जो हमारे रुधिर में पाया जाता है, वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन
यानी ऑक्सीजन को हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है, क्योंकि हम श्वसन हम नहीं करते हैं, हमारे कोशिकाएं करती है। श्वसन की क्रिया हम नहीं करते, हम तो केवल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया कौन करता है? हमारी कोशिकाएं करती है। जब तक हमारी कोशिकाएं श्वसन की क्रिया करेंगी नहीं, तब तक हमारे शरीर में एनर्जी बनेगा नहीं, ऊर्जा का उत्पादन होगा नहीं, ठीक ना। और हमारे जो इसलिए हमारे जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? श्वसन की क्रिया कौन होती है? इसको बताते हैं। तो कोशिका द्वारा कोशिकीय श्वसन क्या हमारे शरीर क्या होता है? श्वसन कौन करता है? तो कोशिकीय श्वसन होता है हमारे शरीर में, बात समझ ना। और ऊर्जा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी ग्रुप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एनर्जी बनता है, इसलिए उसे ऊर्जा का घर कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। बात समझ में है ना कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ वही तो बनता है, होता है, ठीक ना। आप पढ़ी थी कि जो देखिए दो प्रकार का श्वसन पता है, वायवीय और अवायवीय, अक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन। तो अक्षीय श्वसन में आपका कितना कैलोरी एटीपी बना था? कितना कैलोरी? 28 कैलोरी। कितना बना? 28 कैलोरी बना था एनर्जी, ठीक है। उसके बाद उसमें कितना बना है? 2 कैलोरी, ठीक ना है बात समझे। तो देखो वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा एनर्जी बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में मिस्टेक हुआ 38 एटीपी कितना बनता है? 38 एटीपी कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनता है। बात समझ में ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बना? सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ बना? वायवीय श्वसन में। और वायवीय श्वसन पेड़ पौधे हम बड़े प्रकार के जीव करते हैं, और जो छोटे प्रकार के जीव होते हैं वो क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन, जैसे ईस्ट, एंट, अमीबा, बैक्टीरियल जीवाणु, ये सब क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आए तो ये होता है। तो कोशिकीय श्वसन कौन करता है? हमारा शरीर क्या करते हैं? हम श्वसन है, कोशिकीय श्वसन होता है हमारे शरीर में। कोशिका श्वसन करती है तब हमारे शरीर में एनर्जी बनता है। हम तो केवल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मुंह द्वारा श्वसन क्रिया नाक से थोड़ी जाता है। ये तो एक पाइप है, क्या एक प्रकार का मुंह और नाक एक प्रकार का पाइप है जो कि श्वसन को फेफड़े में पहुंचाने की काम करती है, बात समझ में। लेकिन श्वसन क्रिया होता क्या है? तो कोशिका में होता है, ठीक है, कोशिकाएं करती है, ठीक है, और वहीं पे ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो देखो वही कहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, तो जो ये हीमोग्लोबिन बाबू होता है, जो ये रक्त कहाँ होता है? ये फेफड़ा का जो कुटिया यहाँ पे आकर मौजूद रहता है, ठीक है। और इस रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, प्रत्येक कोशिका में फैला देता है, ठीक ना। और फिर वहाँ से क्या करता है? वहाँ से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है, और उठा के क्या करता है? फेफड़ा को कुपिका को दे देता है, और कुपिका द्वारा फिर क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आता है, फेफड़ा से फिर कहाँ चला जाता है? हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है, CO2। आया बात समझ में ना। चलिए उसके बाद देखो, अब जब हीमोग्लोबिन, जब क्या कीजिएगा? जब आप हीमोग्लोबिन ठीक ना, हीमोग्लोबिन आप प्लस O2 को मिलाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में O2 मिलाएगा, तो क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सी। क्या कहते हैं इसको? ठीक ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रहेगा ना। यानी जब ऑक्सीजन में जब हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाता है ना बाबू, या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जाके मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है, तो उसका नया चीज बनता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना। जब उधर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लाता कौन है? फेफड़ा तक, कुपिका तक कौन लाता है? तो हीमोग्लोबिन ही लाता है। तो उसमें भी उसको फेंट कर लाना पड़ेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर आएगा कुपिका तक। जब मिल जाए तो क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद है ना। जब आप ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन मिला दिया जाए तो उसका कहना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना। क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO2 को हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन में मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़े ना, तो आप समझ में आया ना कि हीमोग्लोबिन क्या है और तुम्हारा RBC क्या है। RBC हमारा ब्लड है, लाल रक्त उसकी होती है, और इसी कारण से लाल है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का वर्णक है जिसे जो क्या करता है? हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। और यही कारण है बाबू, यही कारण है कि हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन क्या कहा जाता है? श्वसन क्या कहा जाता है? हाँ, श्वसन। देखो ये क्या करता है? श्वसन में क्या करता है? बोलिए, श्वसन में मदद करता है, तो इसी कारण इसको क्या श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। बात समझ में नहीं आता, क्योंकि ये श्वसन में क्या करता है? मदद करता है, इसी कारण से क्या करता है? श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। आया बात समझ में? चलिए अब देखिए, आप करोगे एक डायफ्राम।
तो देखो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक मांसल संरचना होता है। क्या डायफ्राम क्या होता है, क्या होता है, एक मांसल संरचना होता है, यानी मांस से बना हुआ एक संरचना होता है डायफ्राम। क्या होता है, जो डायफ्राम होता है, ठीक है ना, जो डायफ्राम होता है, ठीक ना, वो क्या होता है डायफ्राम, डायफ्राम बिना डायफ्राम, डायफ्राम एक क्या है, एक मांसल, क्या है, मांसल, क्या है, मांसल संरचना है, क्या है, संरचना है, ठीक ना, मांसल संरचना है, ठीक ना, संरचना है, ठीक ना, मांसल संरचना। देखिए जो जो ठीक ना, जो फेफड़े लेना, जो फेफड़े, जो फेफड़ों फेफड़ों में, जो फेफड़ों में क्या करता है, गति प्रदान करता है, क्या करता है, गति प्रदान, गति प्रदान करता है, ठीक है, अब समझ लीजिए। तो ये एक मांसल संरचना है, ठीक ना, डायफ्राम का एक प्रकार का मांसल संरचना है जो कि फेफड़े में गति प्रदान करता है। कैसे हम बता देंगे, हम जब हम सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा को ऊपर कौन उठाता है, डायफ्राम ही उठाता है, और जब हम छोटे हैं तो फिर डायफ्राम क्या करता है, फेफड़ा को नीचे खींच कर लेकर चला जाता है। तो हुआ ना कि फेफड़ा को गति ऊपर नीचे कौन ले जा रहा है, किसी को डायफ्राम। और यही डायफ्राम क्या होता है, कभी अचानक किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो देखना किसी को एक्सीडेंट हुआ ना तो उसको कुछ नहीं होगा, क्या होगा, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक ना, एकदम बॉडी एकदम ब्लड एक बूंद भी ब्लड नहीं निकले उस शरीर से, ठीक है, जब एक्सीडेंट होगा तो अले ना वो बंदा क्या वो डेथ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उसका डायफ्राम होता है ना, जो कि डायफ्राम जो फेफड़ा को क्या करता है, गति प्रदान करता है, जिस कारण हम लोग क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को खींच पाते हैं, ठीक ना, ऐसा में। तो ये डायफ्राम टूट जाता है, क्या होता है डायफ्राम, ऐसे फेफड़ा तक, फेफड़ा के ऐसे लगा होता है, ठीक ना, ये जब डायफ्राम फेफड़ा से टूट हट जाता है तो फेफड़ा को ऊपर उठाने फेफड़ा हमारा ऊपर उठता ही नहीं है। अब जब फेफड़ा ऊपर उठेगा नहीं, बात है ना, जब फेफड़ा ऐसे होगा नहीं, हम लोग सांस के ऊपर की ओर गति करेंगे नहीं, ठीक नहीं, गति कराएगा नहीं जब तक हम लोग का सांस को नहीं ले पाएंगे, बस है ना। और जब सांस वाई नहीं जाए तो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होता निश्चित है कि आपकी मौत होना ही है। तो देखना ऐसे उस सिचुएशन में ऐसा ब्रेन का नस भी हो जाता है, ठीक है, ब्रेन का नस भी खत्म हो जाता है, आदमी स्पॉट डेड कर देता है। लेकिन स्पॉट डेड कारण का ये भी कारण है कि डायफ्राम क्या होता है, उसका टूट जाता है। जो फेफड़ा में जो डायफ्राम ऐसे लगा होता है, यहाँ पे ऐसे डायफ्राम लगाता है, इसका फेफड़ा सा कनेक्शन क्या होता है, हट जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण फेफड़ा श्वसन क्रिया नहीं कर पाती है, ठीक है, फेफड़ा में वायु या स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी का मौत स्पॉट डेड ही हो जाता है। बात समझे ना। तो डायफ्राम क्या करता है, मांसल संरचना है, और क्या करता है, फेफड़े में गति प्रदान करता है। बात समझ में ना। चलिए, और जो हमारा सबसे देखो, जो अब देखो, जो हमारा दिल कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, क्या होता है, हार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, इधर हमारा जो दिल होता है इधर होता है, और ये दिल जहाँ जिस साइड में दिल होता है उस साइड का फेफड़ा का संरचना क्या होता है, छोटा होता है, और जहाँ आई साइड वाला, यहाँ हम कह सकते हैं कि बाएं साइड वाला जो फेफड़ा होता है, मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, एक जोड़ी मतलब दो फेफड़ा पाए जाते हैं, ठीक ना, एक जोड़ी में दो जोड़ी का मतलब दो होगा, ठीक ना। तो एक जो राइट साइड वाला फेफड़ा होता है क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना, और उसी यहीं पे क्या होता है, हार्ट पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है क्या, उसका संरचना क्या होता है, छोटा होता है। बात सुने और कुछ नहीं। चलिए बस, अब आपको पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, मानव में परिवहन, ठीक ना, परिवहन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आपका मानव में श्वसन आज खत्म हुआ, ठीक है। चलिए।